छोटे छोटे जीवों से लेकर विशालकाय जानवरों तक सभी उनकी तरफ बढ़ रही आग की भयानक दीवार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है और चारों ओर सब कुछ आग की लपटों में समा रहा है। जल्द ही पृथ्वी से बहुत सारे जानवरों और पौधों का खात्मा हो जाएगा। ऐसा हमारे ग्रह से टकराने वाले विशालकाय एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ। लेकिन क्या होता अगर डायनासोर के पास सोचने समझने की शक्ति होती और वे ये पहले ही समझ जाते कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड टकराने के 1 साल पहले से ही दिखाई दे रहा था। टकराव से 1 साल पहले शहर में रोशनी नहीं है और आकाश के वे चमकीले धब्बे तारे हैं। उनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जो मंगल की तरह ही सूर्य से आने वाली रोशनी में चमक रहे हैं। लेकिन इन्हीं सितारों के बीच एक एस्ट्रॉइड है। बाद में इसे चिकसुलब इम्पैक्टर के नाम से जाना जाएगा। इसे ये नाम मॉडर्न मैक्सिको के उस एरिया से मिला जहां ये गिरा था। वैसे भी फिलहाल तो एस्ट्रॉइड के एक तारे की तरह ही दिख रहा है। इसकी चमक नेपच्यून जैसी ही है। आप इसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे से भी खींच सकते हैं। प्रकाश डायनासोर के पास अंगूठे होते। इम्पैक्टर जब जुपिटर के ऑर्बिट से गुजर रहा था, इम्पैक्टर अब जुपिटर के ऑर्बिट से गुजर रहा है। इस दूरी से पृथ्वी एक हल्के नीले रंग की बिंदी जैसी दिखाई देती है। टकराव से 1 महीने पहले एस्ट्रॉइड अब बहुत ज्यादा चमकीला हो चुका है। अब ये रात के समय आकाश में चमकते चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला दूसरा गोला है। एस्ट्रॉइड मंगल ग्रह के ऑर्बिट को पार करता है। धूल और गैस से बनी इसकी पूंछ और भी लंबी होती जा रही है। ये अब धरती और चंद्रमा की दूरी से 2 गुनी लंबी है। टकराव से 1 हफ्ता पहले इस घुसपैठिए की पूंछ अब धरती से चंद्रमा तक की दूरी से 5 गुना है। लेकिन डायनासोर को इसकी सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ रात के समय आकाश में चमकता तारा ही है। अगर ये एस्ट्रॉइड फिलहाल धरती की तरफ आ रहा होता तो साइंटिस्ट 1 मील की दूरी से भी इसके टकराने की सही जगह का पता लगा सकते थे। ऐसे में लोगों को दुर्घटना वाली जगह से निकालकर एक बड़ी तबाही होने से रोका जा सकता था। टकराव से 1 दिन पहले चिकसुलब इम्पैक्टर अब आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा चमकीला है। इसके चारों ओर की रोशनी यानी आभा मंडल अब चांद से भी बड़ा दिखाई दे रहा है। एस्ट्रॉइड अब चंद्रमा के ऑर्बिट से गुजर रहा है। इसकी चमक बहुत ज्यादा है और अपने पीछे राख की पूंछ जैसा निशान छोड़ रहा है। टकराव से 1 घंटा पहले चिकसुलब इम्पैक्टर की रोशनी पूर्णिमा के चांद से कहीं ज्यादा है और उसकी स्पीड बिना दूरबीन के भी आंखों से देखी जा सकती है। धरती पर रात को अब अंधेरा नहीं रहता। हाँ, पर अब डायनासोर को चिंता होने लगी है। यहाँ के सभी जानवर अपने लिए ठिकाना ढूंढने लगे हैं। टकराव से 10 मिनट पहले ये एस्ट्रॉइड अब धरती के ऑर्बिट से गुजर रहा है और इसकी पूंछ से हजारों की तादाद में छोटे छोटे टुकड़े टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ये बिल्कुल उल्का पिंडों की बौछार जैसा दिखता है। फिलहाल तो ये टुकड़े बहुत छोटे हैं और धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही हवा में जल जाते हैं। एस्ट्रॉइड साउथ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। अगर किसी ने इसे यूरोप से देखा होता तो ये सूर्यास्त जैसा लगता। चिकसुलब इम्पैक्टर होराइजन के पीछे एक चमकीली बिंदु की तरह गिरता दिखाई दे रहा है। टकराव से 2 मिनट पहले डायनासोर अब आसानी से एस्ट्रॉइड की बनावट देख सकते हैं। अगर उन्हें मेजरमेंट लेना आता तो वे इसके आकार का अनुमान भी लगा सकते थे। इसका आकार 10 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, यानी ये लगभग मैनहट्टन द्वीप के आकार का है और इस विशालकाय उल्कापिंड का वजन 15 + 15 शून्य पौंड से भी ज्यादा है। ये युकाटन प्रायद्वीप की ओर लगभग 7.5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से गिर रहा है। इस स्पीड से आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक लगभग 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन वे रास्ते ही जल जाएंगे। टकराव से 10 सेकंड पहले चिकसुलब इम्पैक्टर अब जमीन के नजदीक आ रहा है। कुछ पल और फिर बूम! रात का अंधेरा अचानक सफेद हो जाता है। इसमें इतनी रोशनी निकल रही है कि एक समय पर सूर्य भी दिखना बंद हो जाता है। एस्ट्रॉइड के टकराव के साथ ही एक ऐसा शक्तिशाली धमाका होता है जिसे दुनिया के दूसरी तरफ सुना जा सकता है। हवा के साथ रगड़ के कारण ये ताकतवर एस्ट्रॉइड जलने लगता है और गर्म होकर कई टुकड़ों में टूट जाता है। यही टुकड़े जमीन पर बरसने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद उल्कापिंड का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन से टकरा जाता है। इसके मास और स्पीड से चिकसुलब इम्पैक्टर में बहुत सारी एनर्जी पैदा हो जाती है। अगले ही पल एक शक्तिशाली धमाका जमीन को हिलाकर रख देता है।
उल्कापिंड के इस विस्फोट की लहर टकराव की जगह में चारों ओर फैलने लगती है। ये जमीन और बड़े बड़े पैमानों को चीरती हुई सब कुछ धराशायी कर देती है। धमाके की इस लहर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि टकराव की जगह के आसपास ही हर चीज में आग लग जाती है। इस खतरनाक टक्कर के दौरान निकलने वाली एनर्जी भी जमीन में गहराई तक पहुंच जाती है। इससे हमारे ग्रह का इतिहास का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। इसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी ऊंची सुनामी की लहरें भी उठने लगती हैं। टकराव के 5 मिनट बाद, उल्कापिंड के टकराव के बाद जमीन में बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। ये हुरो झील जितना चौड़ा और इतना गहरा है कि इसमें 2.5 माउंट एवरेस्ट समा सकते हैं। डायनासोर दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। वे उत्तरी अमेरिका की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस अनजान दलदल वाले एरिया से नहीं निकल पाते। जलते उल्कापिंड भी खतरा बनकर बरस रहे हैं। सैकड़ों टन राख और मलबा हवा में उड़ रहा है। झुलसाती गर्मी से ये पिघलकर लावा के रूप में वापस जमीन पर बरस रहा है। हवा में तैर रही राख और धुएं के कारण सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं आ पा रही हैं। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। अगले कई और हफ्तों तक हमारे ग्रह पर पूरी तरह से अंधेरा ही छाया रहेगा। लगातार एसिड रेन होती रहेगी। युकाटन प्रायद्वीप पर बहुत सारा सल्फर जमा हुआ था। विस्फोट की एनर्जी से ये सल्फर भी भाप में बदलकर हवा में फैल गया और हवा में ही ठंडा होकर बादलों में इकट्ठा हो जाएगा और फिर वापस जमीन पर बरसेगा। ज्यादातर जानवर विस्फोट से तो बच जाते हैं, लेकिन अब अगले कई महीनों तक ये धीरे धीरे करके खत्म होते चले जाएंगे। इस टक्कर ने धरती को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया है और इससे ज्यादातर ऐसे पौधों का तो जीवन ही खत्म हो गया जो सूरज की रोशनी पर ही जिंदा थे। अब घास फूस खाने वाले डायनासोर के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वे खुद भी गायब होते जा रहे हैं। और यही शाकाहारी डायनासोर मांसाहारी डायनासोर का मुख्य आहार हुआ करते थे। यानी अब टी-रेक्स जैसे डायनासोर के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जल्द ही वे भी गायब हो जाएंगे। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये उल्कापिंड नहीं था जिसने डायनासोर का सफाया किया, बल्कि भूख और जलवायु में बदलाव के कारण ये विलुप्त हुए। इस आकार के उल्कापिंड 10 करोड़ सालों में एक बार गिरते हैं, यानी ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है। और क्या इंसान इस आपदा से बच पाएंगे? इन दिनों हम अंतरिक्ष में काफी दूर तक देख सकते हैं और चिकसुलभ इम्पैक्टर के आकार के एस्ट्रॉइड का एस्ट्रोनॉट्स की नजरों में आना कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। सामान्य तौर पर 460 फीट से ज्यादा बड़े एस्ट्रॉइड को ही खतरनाक माना जाता है। वैसे भी अगर हमें अंतरिक्ष में आने वाली ऐसी किसी चीज के बारे में पता चलता है तो हम खाने पीने की व्यवस्था और बचने की जगह तैयार कर सकते हैं। हम एस्ट्रॉइड की टक्कर और तबाही तक वही इंतजार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक ये सब शांत होगा और हम बाहर आएंगे, तब तक शहर और कस्बे उजड़ चुके होंगे। हमारा ग्रह एक निर्जीव रेगिस्तान बन चुका होगा। इसीलिए हमें ऐसा कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा जिससे ये टक्कर होने ही ना पाए। एस्ट्रॉइड के आकार और मलबे के हिसाब से हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। नासा के अनुसार सबसे अच्छा तरीका है किसी भी तरह से इसकी दिशा बदल देना। हमें अंतरिक्ष में कोई बड़ी और भारी चीज जैसे अंतरिक्ष यान भेजनी होगी। जैसे ही अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉइड के पास पहुंचेगा, साइंटिस्ट इसे धकेलने के लिए सही दिशा चुनेंगे और यान इस पिंड से टकरा जाएगा। शक्तिशाली टक्कर से एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाएगी और ये धरती से टकराने की बजाय ऊपर से उड़ जाएगा। ये उल्कापिंड हमारे ग्रह से जितना दूर होगा, इसे परे धकेलना भी उतना ही आसान होगा। एस्ट्रॉइड की सतह पर सोच समझकर विस्फोट करना एक और तरीका है। न्यूटन की गति का पहला नियम यहाँ हमारी मदद करेगा। इसके अनुसार अगर कोई पिंड एक सीधी रेखा में एक ही स्पीड पर चल रहा है तो वह उसी स्पीड से तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे धकेला ना जाए। तो अगर हम इसके साथ कोई बड़ी चीज टकरा दें या इसे धकेल दें तो एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाएगी। दिशा में बदलाव इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाया गया है। हम एस्ट्रॉइड के अंदर भी विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे में इसकी दिशा भी बदलने की जरूरत नहीं होगी। दिशा बदलने की बजाय हम चट्टान के एक बड़े हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे वे हवा में ही जल जाएंगे और हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। एक और तरीका है एस्ट्रॉइड को गुरुत्वाकर्षण से खींचना। हर एक भारी चीज का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। हम एस्ट्रॉइड के पास एक अंतरिक्ष यान भेजेंगे जो इसके आसपास उड़ान भरेगा। एस्ट्रॉइड यान को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यान के इंजन विरोध करेंगे।
नतीजा ये होगा कि यान धीरे धीरे पर पक्के तौर पर एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींचेगा। इस तरीके से समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाएगी और उम्मीद है कि ये धरती से टकराएगा नहीं। हम सोलर पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। फिर उस स्टेशन को सूर्य के करीब भेजा जाएगा। जैसे ही कोई एस्टेरॉयड नजर आएगा तो इन्हीं लेंसों को एस्टेरॉयड की तरफ सेट कर दिया जाएगा और इनसे निकलने वाली बीम का फोकस पिंड की तरफ रहेगा। इससे सूर्य की गर्मी इसे पिघलाने लगेगी और इसकी दिशा बदल जाएगी।